सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीन संतुलन कहते किसे हैं। तो जीन संतुलन जो होता है, किसी भी सेल के संपूर्ण जीन एक साथ या हर समय क्रियाशील नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सभी पूरी सेल के किसी भी सेल कोई भी उसके सारे जीन एक साथ क्रियाशील नहीं होते। कुछ जीन जो होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं और कुछ जीन जो हैं वो स्विच ऑफ रहते हैं, वो क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, 10 से 15% जीन ही एक समय में क्रियाशील रह पाते हैं, केवल 10 से 15%, बाकी 80% लगभग वो क्रियाशील नहीं होते हैं। ये जीन जिस समय क्रियाशील होते हैं उसके बारे में जो पता लगाया था कि किस समय कौन से जीन क्रियाशील होते हैं, उसके संबंध में जो जैकब और मोनार्ड ने 1910 में ओपरेन मॉडल दिया था कि कौन से जीन कब क्रियाशील होते हैं और वो क्या वर्क करते हैं। इसके बारे में इन्होंने जैकब और मोनार्ड ने 1910 में मॉडल दिया था, पता लगाया था, और मॉडल दिया था ओपरेन मॉडल। जीन में एकत्रित कोडेड सूचनाओं के आणविक संरचनात्मक क्रियात्मक गुणों के लक्षण के प्रकटन को जीन प्रकटन कहते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि जीन में जो कोडेड सूचनाएं होती हैं, डीएनए का जो एक भाग होता है जीन, जिसे जीन भाग कहते हैं, डीएनए का एक छोटा सा भाग को हम जीन कहते हैं। इसमें जो कोडेड सूचनाएं होती हैं उसके आणविक संरचनात्मक क्रियात्मक गुणों के लक्षण जो होते हैं उनके प्रकटन को हम जीन का प्रकटन कहते हैं या जीन प्रकटन कहते हैं। इसके लिए उन्होंने 1962 में जैकब मोनार्ड को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इन्होंने जो ओपरेन मॉडल दिया था वो 1910 में दिया था जैकब और मोनार्ड ने, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1965 में। ओपरेन मॉडल में जो जीन्स मिलकर बनाते हैं, जो जीन्स होते हैं उन सबको हम कहते हैं, पहले तो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, दूसरे होते हैं कंट्रोल जीन या नियंत्रक जीन। स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन होते हैं और इसमें दूसरा जो होता है कंट्रोल जीन या नियंत्रक जीन होते हैं। अब एक एक करके दोनों के बारे में हम समझते हैं। अब पहला आता है संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन का या इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो संरचनात्मक जीन जो होता है इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना स्टोर रहती है। तो ये जीन जो होते हैं इन्हें ZYA के नाम से जानते हैं, और ये लिंक्ड जीन होते हैं ZYA। इन्हें संरचनात्मक, सबको तीनों को मिलाकर संरचनात्मक जीन कहते हैं। इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, और प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना है इन जीनों में कोड रहती है, स्टोर रहती है। ये अनुवादन द्वारा, मतलब ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का क्रम को निर्धारित करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन से ही mRNA बनता है। तो इसके जीन के से ही ट्रांसक्रिप्शन से पहले mRNA बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन से इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो संरचनात्मक जीन कैसी जीन होती है? ये डीएनए में पाए जाने वाला संरचनात्मक जीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, भाग होता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित रहती है, इसके अंदर स्टोर रहती है। पहले डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा mRNA का निर्माण होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन के द्वारा या अनुवादन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा आता है कंट्रोल जीन। कंट्रोल जीन जो होता है ये वे जीन होते हैं जो एक्टिव और इनएक्टिव प्रक्रिया द्वारा स्ट्रक्चरल जीन की सक्रियता को नियमन करते हैं, उसको नियंत्रण रखते हैं कि कब प्रोटीन का निर्माण करना है और कब प्रोटीन का निर्माण नहीं करना है। इसको नियंत्रित रखते हैं एक्टिव और इनएक्टिव प्रक्रिया द्वारा कंट्रोल जीन। ये कंट्रोल जीन जो है 3 प्रकार के होते हैं: रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। रेगुलेटर जीन RG कहते हैं, प्रोमोटर जीन PG कहते हैं, और OG को ऑपरेटर जीन कहते हैं। पहला आता है रेगुलेटर जीन। ये जीन निरोधक या रिप्रेसर या हम इसे हिंदी में कह सकते हैं निरोधक प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात रेगुलेटर जीन जो है रिप्रेसर का निर्माण करता है, mRNA बनाता है, उस mRNA से रिप्रेसर जीन बनता है या निरोधक जीन बनता है, निरोधक प्रोटीन बनता है। तो ये एक ऐसा जीन हो गया, डीएनए में पाया जाता है, ऐसा जीन हो गया जो
रिप्रेसर प्रोटीन को या निरोधक प्रोटीन के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये रिप्रेसर जो इससे रिप्रेसर प्रोटीन बनती है वह एक्टिव और इनएक्टिव दो अवस्थाओं में बनती है, या तो एक्टिव अवस्था बनेगी या फिर इनएक्टिव अवस्था बनेगी, दो प्रकार से बनेगी, दोनों में से कोई एक प्रकार से बनेगी। प्रोमोटर जीन जो होता है ये डीएनए का भाग होता है। रेगुलेटरी जीन के बाद प्रोमोटर जीन होता है। ये भी डीएनए का ही भाग होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर जुड़ता है। रेगुलेटरी जीन के बाद प्रोमोटर जीन होता है। प्रोमोटर जीन के बाद ऑपरेटर जीन होता है। तो सबसे पहले रेगुलेटर जीन होता है जो रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है, जो एक्टिव इनएक्टिव दो अवस्थाओं में बनता है। उसके बाद प्रोमोटर जीन होता है, ये डीएनए का ही भाग होता है और इसमें आरएनए पॉलीमरेज आकर इस स्थान पर आकर जुड़ता है, प्रोमोटर से आकर जुड़ता है, जिससे कि एमआरएनए का निर्माण हो सके, शुरुआत हो सके। ऑपरेटर जीन जो होता है इसे प्रचालक जीन भी कहते हैं। प्रचालक जीन डीएनए का ही भाग होता है जो प्रोमोटर जीन के बाद पाया जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करता है। अतः ये ऑपरेंट मॉडल में स्विच ऑन और स्विच ऑफ की तरह कार्य करता है। ऑपरेंट मॉडल को स्विच ऑन करना है, अगर प्रोटीन को बनाना है, या प्रोटीन को नहीं बनाना है तो ऑपरेंट मॉडल को स्विच ऑफ करना है, करके रखना है। इसका काम होता है, ऑपरेटर जीन का काम होता है। तो रेगुलेटर जीन जो होता है इससे रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। और ऑपरेटर जीन जो होता है वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन की तरह कार्य करता है। ऑपरेटर जीन से सप्रेसर आकर जुड़ता है, रिप्रेसर आकर जुड़ता है। जो रेगुलेटर जीन से रिप्रेसर बनता है वो ऑपरेटर जीन से आकर जुड़ जाता है। तो अब आता है लैक ऑपरेन का जो जीन है। तो लैक ऑपरेन में हमें बताया कि सबसे पहले क्या होता है, रेगुलेटर जीन होता है जिसे आई जीन भी कहते हैं। इसके बाद आता है प्रोमोटर जीन, इसके बाद आता है ऑपरेटर जीन, उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन भी 3 जीन होते हैं, जेड जीन, बाई जीन और ए जीन। इस प्रकार ये क्रम से लगे होते हैं, डीएनए में ये क्रम से लगे होते हैं। सबसे पहले होता है रेगुलेटर जीन, उसके बाद प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन में जेड जीन, बाई जीन और ए जीन इस तरह से डीएनए में लगे होते हैं। रेगुलेटर जीन जो है या आई जीन जो है ये एमआरएनए का निर्माण करता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है जिसे रिप्रेसर प्रोटीन कहती है। ये एक्टिव होती है और ये एक्टिव होने के कारण ये ऑपरेटर जीन से जाकर लग जाती है। ऑपरेटर जीन पर जब ये लग जाती है तो ऑपरेटर इनएक्टिव हो जाता है और जिस कारण स्ट्रक्चर जीन से जो प्रोटीन बननी है वो नहीं बन पाती है, एमआरएनए का निर्माण नहीं हो पाता है और प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। ऑपरेटर जीन इनएक्टिव होने के कारण आगे की प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है। अगर किसी सेल के मीडियम में लैक्टोज उपस्थित है तो लैक्टोज क्या करेगा कि लैक्टोज इंड्यूसर का काम करेगा और रिप्रेसर से जाकर मिल जाएगा और रिप्रेसर से जाकर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिस कारण रिप्रेसर जो है इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने के कारण ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा और प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, जिस कारण ऑपरेटर फ्री हो जाएगा और एक्टिव रहेगा और प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा और यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चर जीन से एमआरएनए का निर्माण कर देगा और एमआरएनए का जब निर्माण करेगा तो उसको हम कहेंगे लैक एमआरएनए। स्ट्रक्चर जीन जब आरएनए जो है और प्रोमोटर से जुड़ जाएगा, प्रोमोटर से जुड़ने के बाद जब वो आगे की तरफ चलेगा तो स्ट्रक्चर जीन से ZYA से एक एमआरएनए का निर्माण होगा और इसे लैक एमआरएनए कहेंगे। जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण होगा, बाई जीन से परमीज एंजाइम का निर्माण होगा और ए जीन से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण होगा। ठीक है। तो इस प्रकार 3 एंजाइम का निर्माण होगा, बीटा
गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का, जो जेड जीन से निर्माण होता है। बाई जीन से जो वाला जो पोर्शन है उससे परमीएस एंजाइम का निर्माण होगा, और ए जीन वाले जो का जो जीन है उस वाले पोर्शन से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो जाता है लैक ऑपरेंट मॉडल। ये जो मॉडल जो हमने डिस्कस किया है ये लैक्टोज की उपस्थिति में है। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर एक्टिव रहेगा और ऑपरेटर से जुड़ जाएगा तथा स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाएगा, न ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही इसका ट्रांसलेशन होगा, जिस कारण ये एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर लैक्टोज उपस्थित नहीं है मीडियम में, अगर यदि लैक्टोज उपस्थित है मीडियम में तो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर कॉम्प्लेक्स बना देगा जो इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा, जिस कारण ऑपरेटर फ्री हो जाएगा और अब प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा और जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। पहले एमआरएनए बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेंगे, परमीएज बनेगा और ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। तो इस प्रकार हमने दोनों बात बता दी कि अगर लैक्टोज नहीं है मीडियम में तब कोई एंजाइम नहीं बनेगा, और लैक्टोज है मीडियम में तब एंजाइम बनेंगे।